नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि सब अच्छे ही होंगे। तो राम राम सभी को, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो वीडियो है अपना पशु परिचय में पहला ही वीडियो है वैसे तो जीके का, जिसमें राजस्थान का भूगोल हम शुरू करने जा रहे हैं। और आपके पास है 6 महीनों का टाइम, जिसमें भूगोल का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। पूरी क्लासें आपको मिलने वाली है, रेगुलर आपको हमेशा मिल ही रही है। मैथ की परसों मैंने डाल दी थी, मैथ की भी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी और भूगोल की भी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी और राजस्थान का जो इतिहास है उसकी भी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो सारी की सारी क्लासें आपको देखने को मिलने वाली है मित्रों। और इसके अतिरिक्त जैसे जनरल साइंस है, आपके सामान्य विज्ञान है, उसकी भी मिलती रहेगी। और जो पार्ट बी 45 नंबर की जो किताब आपकी वो पशुओं वाली, उसकी भी क्लास आपको मिलती रहेगी। तो आज के वीडियो में राजस्थान का भूगोल, जिसमें मैं जीरो से शुरू करने वाला हूँ, शून्य से शुरू करने वाला हूँ। और देखते हैं, अब देखो, देखेगा वही वही कैंडिडेट देखेगा इस वीडियो को जो पढ़ाई करता है। वही देखेगा कौन है? जो पढ़ाई करता है। और आप है ना, मुझे बता देना 5 सवाल, 5 प्रश्न सही करके बता देना। है जीरो से, एकदम जीरो से लेवल शुरू किया है। देखते हैं कि कौन कौन मतलब कितने सही कर पाता है प्रश्न, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर देते हैं क्लास को, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन हो रहा है कि चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर एक नया वीडियो यहाँ से मिलता रहे। और आपका जो भूगोल है वो कंप्लीटली हम यानी 99 यानी 100% पूरा का पूरा भूगोल पूरा करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी पहली क्लास है, पहला ही वीडियो आज का, पहली क्लास है राजस्थान भूगोल की, जिसमें सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं क्लास को, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है आपके, पहला ही प्रश्न जिसमें लिखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं। तो प्रश्न बहुत ही जबरदस्त देखने को मिल रहा है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कुर्जा है, साइबेरियन सार्स है, गोडावण है, चिंकारा है। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पूछा गया आपसे। तो भैया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं अपने गोडाउन को, ठीक है ना। किसको कहते हैं? गोडाउन को कहते हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो गोडाउन है ना, इसी का नाम एक दूसरा नाम और है, सोहन चिड़िया। सोहन चिड़िया इसी को बोलते हैं भाई। ये जो गोडाउन है आपका बड़ा ही शर्मिला, बहुत ही शर्मिला है भाई, बहुत ही शर्म आवे इन। और जो गोडाउन है थारो, गोडाउन जो पक्षी है इन बहुत ही शर्मिलो पक्षी कहवा आपा। और इंगो ही नाम है सोन चिड़िया भी है, ठीक है ना। एकदम ही शांत प्रिय वातावरण में रहता है, आराम से अकेला रहता है, एकांत में रहना पसंद करता है ये गोडाउन पक्षी। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं, गोडाउन को ही। और सोन चिड़िया को भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ही कहा जाता है अभी, सोन चिड़िया भी दूसरा नाम ही है इसका, ठीक है ना। और बहुत ही शर्मिला पक्षी होता है ये। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो मैं दूसरे प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं, जिसमें आपके दूसरा प्रश्न है हनुमानगढ़ जिला किस वर्ष बनाया गया था। भाई हनुमानगढ़ जिला है वो कौन से वर्ष में बनाया गया था, कौन से वर्ष में इसको मतलब दे दी थी मान्यता, कौन से वर्ष में बन गया था ये, ठीक है। तो इसका आपके राइट आंसर हो जाने वाला है 1954 में। कितना है? 1954 में हनुमानगढ़ जिले को बनाया गया था भाई। और आपको मान लीजिए तारीख पूछ ले और कितना, कौन सा जिला, मतलब कितने नंबर वाला जिला है ये है आपका 31वां जिला। कौन सा जिला है ये भी पूछ सकता है आपसे कि हनुमानगढ़ कितने नंबर वाला जिला है ना। तो 31वां जिला बना था ये, 31 नंबर पे इस हनुमानगढ़ जिले को बनाया गया था। और आपको पूरी एग्जैक्ट तारीख पूछ ले तो बता देना 12 जुलाई। कब है? 12 जुलाई 1994। ये आपकी फिक्स डेट है इसकी पूरी की पूरी। तो हनुमानगढ़ जिला कब बनाया गया? 1994 में बनाया गया, 12 जुलाई 1994 में बनाया गया भाई। तो बहुत ही एकदम सरल सरल क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जीरो से हमने स्टार्ट किया है। हम जीरो से लेकर के हाई लेवल तक जाने वाले हैं, लो लेवल से हाई लेवल तक, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका, और तीसरे प्रश्न में आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न ऐसा आपका कि राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। यानी राजस्थान राज्य की जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो कौन से राज्य के साथ लगती है भाई। तो वो लगती है आपके मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ लगती है भाई, ये याद रखना। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। और आपको पूछ ले, मान लीजिए इसके एक्स्ट्रा पूछ ले कि कितने किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ कितने किलोमीटर लगती है, तो वो लगती है 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। ये भी ध्यान में रखिएगा भाई। दो दो प्रश्न साथ में तैयार हो रहे हैं, मैं तो कहता हूं तीन तीन कहीं तो पांच पांच प्रश्न तैयार होंगे आपको एक साथ, ठीक है। चलिए चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। तो अगला आपका प्रश्न है मित्रों, जिसमें आपके लिखा है शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है। शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है, यानी एक शेर पर्वत चोटी है, उसकी आपको ऊंचाई पूछी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आपको ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, देख सकते हो आप। कितने हैं? एक दो तीन चार, चार ऑप्शन है आपके, ठीक है। चार ऑप्शन में शेर पर्वत चोटी पूछी है आपसे, उसकी ऊंचाई पूछी है, तो आप बताइए कितनी है भाई। तो शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है भाई। कितनी है? 1597 मीटर।
आपको पूछ ले तो करके आना है 1597 मीटर, इसका एग्जैक्ट उत्तर है ये। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके, जिसमें लिखा गया है सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। अब सिरोही क्षेत्र में जो पहाड़ियां होती है उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, भाकर, बोराट, गिरवा, संगालिया। ये गिरवा तो उस मिट्टी से संबंधित है, गिरवा अलग चीज है भाई। और बोराट एक पठार का नाम, आप जैसा कि जानते हैं, सब अच्छे से जानते हो भाई। तो सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? भाकर के। आठ जात को नहीं है भाकर, ये ना जान ले भाकर जाट की बात चल रही है, नहीं। भाकर सिरोही क्षेत्र में पहाड़ियां जो कि है बा स्थानीय भाषा में कवा भाकर कवा आपा। अच्छा, एक चीज और साथ ही, क्यों? क्योंकि इसमें जो सिरोही क्षेत्र में जो पहाड़ियां है ना, ये उबड़ खाबड़ है। कैसी है? उबड़ खाबड़ है, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? भाकर रख दिया गया भाई। ठीक है ना, उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं ये, इसलिए इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं? भाकर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो भाई आगे आगे चला अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है थारे, राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है। यानी राजस्थान में जो 56 का मैदान है वो कौन सी नदी के मतलब बेसिन में स्थित है भाई, ये आपको बताना है। तो वो आ जाता है आपके सीधा सा माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। तो 56 का जो मैदान है वो किस नदी के बेसिन में, नदी का बेसिन पूछा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना, कि 56 का मैदान कौन सी नदी के बेसिन में स्थित है। तो माही नदी के बेसिन में क्या है? स्थित है। और साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग व उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में मतलब पूरा विस्तार से फैला हुआ है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। और इस क्षेत्र में आप एक नाम और भी लेवा, बांगड़ के नाम लेवा, बांगड़ नाम लेवा, ये नहीं बांगड़ बोला है भाई। ठीक है, तो राजस्थान में जो 56 का मैदान है इसी को क्या बोलते हैं? बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में, और देखो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ भी तो उत्तरी भाग में, कौन से भाग में? उत्तरी भाग में। और दक्षिणी भाग कौन सा? जिसी दक्षिणी भाग में थारा जो है उदयपुर, जो दक्षिणी भाग है उसमें उदयपुर में आ जाता है, दक्षिणी भाग में उदयपुर की ओर स्थित है ये, इस प्रकार से ये स्थित है। ठीक है ना, तो चलो चलो अगले प्रश्न में फिर। अगलो प्रश्न है थारो, जगह हम लिखियो है, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है। अरावली श्रृंखला है आपके, उसमें नाग पहाड़ कहाँ स्थित है भाई, ये पूछा है। तो सोरोसो है, सारा नव है, मेरे ख्याल हूँ इसको कोई कैंडिडेट लागो को नहीं, जकन वो प्रश्न नहीं आवे। ठीक है, तो अजमेर के पश्चिम में स्थित है, सबको पता है ये आपको, ठीक है ना, कि अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? अजमेर के पश्चिम में स्थित है भाई। ठीक है, और ए प्रश्न आया है, मैं बता दूं थाने, वो तो जेल प्रेरी में पूछड़ो भी है। और ऊपर जितना भी मैं प्रश्न पढ़ा गया हूँ थाने, तो वह जितनी भी आपने जहाँ एग्जाम हो रहा है, देखो आरएएस का एग्जाम हुआ है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ है, पटवार का एग्जाम हुआ है, तो सब में पूछे गए प्रश्न है ये सारे के सारे, ये बता दूं मैं आपको। ठीक है ना, ये सारा का सारा प्रश्न क्या है? पूछड़ा प्रश्न है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि ये पूछे हुए नहीं है, तो ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न है ये सारे के सारे। ठीक है, तो वो प्रश्न कर लियो आप। अगला प्रश्न, ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम क्या है। भाई ऊंचाई के आधार पर अरावली जो पर्वतमालाएं हैं उनकी चोटियों का मतलब है सही क्रम क्या है। तो सही क्रम में बताना है थाने, तो सही क्रम बताने खातिर पहले तो ध्यान होना चाहिए भाई। देखो मैं बताऊं थाने कि सब पहले तो गुरु शिखर, सब पहले तो मैं बता दूं मैं थाने कि जो अपने गुरु शिखर है ना, अलग अलग बता देता हूं, देखो एक एक करके। जो गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। और उसके बाद में आता है शेर, उसके बाद में क्या आता है? शेर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1442 मीटर। कितनी है? 1442 मीटर। और उसके बाद में आता है आपके देलवाड़ा। कौन सा आता है? देलवाड़ा आता है। और देलवाड़ा की ऊंचाई कितनी है आपके? 1442, और ये आपके 1500 है भाई। ठीक है ना, इसकी जो ऊंचाई है ना, शेर की जो ऊंचाई है, शेर की ऊंचाई है आपके 1597। ये गलती से लिख दिया, इधर लिख देते हैं। देखो ये जो शेर दिख रहा है ना आपको, शेर, शेर की जो ऊंचाई है वो है 1597। ठीक है, अब आप खुद ही देख लो, यहाँ पे मैंने बताया है। उसके बाद में देलवाड़ा आ जाता है। ठीक है, देलवाड़ा 1442 है। और जरगा की जो ऊंचाई है वो 1431 है। यानी जरगा की बात करें हम, जरगा की बात करें तो वो 1431 है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपसे पूछा गया था कि ऊंचाई के आधार पर अरावली पर्वत की चोटियों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम सबसे पहले तो आ जाएगा आपका गुरु शिखर, उसके बाद में आ जाएगा आपके शेर, और बाद में आ जाएगा जरगा। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गुरु शिखर के बाद में शेर, शेर के बाद में जरगा। अब जरगा से पहले देलवाड़ा आता है, लेकिन देलवाड़ा यहाँ पर क्या नहीं है, ऑप्शन में है ही नहीं, देलवाड़ा कहीं लिखा ही नहीं है, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये।
किस में पूछा गया है, सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा गया प्रश्न है भाई। लसाड़िया का पठार किस राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सबको पता होना चाहिए भैया, सीधी सी बात है, उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में, ठीक है, और पता है भी, ठीक है ना, सेकंड ग्रेड 2017 में पूछा भी गया है। यानी लगभग लगभग मैंने क्वेश्चन ये भी लिखे हैं कि कौन सा कहाँ पूछा गया है, तो ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, और पीछे सारे जितने भी प्रश्न करे हैं सब पूछे हुए हैं, ये और बता दूं मैं आपको, ये ध्यान रखना। अच्छा, अगला प्रश्न है आपके कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह कौन सा है? तो आरएएस प्री 2010 में पूछा गया है इसे। किस में पूछा गया है? आरएएस प्री 2010 में पूछा गया है भाई, ठीक है। देखो प्रश्न आपका, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है वह कौन सा है? कौन सा वो जिला है आपको ये बताना है। तो सबको पता होगा जैसलमेर है वो जिला, ठीक है ना। जैसलमेर जिले में क्या होता है, वायु दाब संभावित, इतना करें मतलब जून माह की बात है। देखो आपको पता होगा 21 जून के दिन, 21 जून को जो सूर्य है ना, सूर्य वो कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकता है, आपको पता होगा, ऐसे 90 डिग्री की तरह ऐसे चमकता है, एकदम सीधा चमकता है, एकदम सीधा जमीन में बीचों बीच ऐसे चमकता है, ठीक है ना। जिससे ताप बढ़ जाता है, जिससे ताप बढ़ जाता है, और ताप बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा, कम होगा। ताप बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा, कम होगा, ये ध्यान रखना। ताप बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा, कम होगा। और ताप यदि घटेगा, यदि ताप घटेगा तो वायु दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि ताप घट जाएगा तो वायु दाब बढ़ जाएगा। समझ में आई बात? तो ओ ध्यान में रखना है तो सो, ठीक है। तो बी वजह ही जैसलमेर जो को है बीमा एकदम 21 जून के दिन सूर्य जो को एकदम बीचों बीच लंबवत चमका है, लंबवत मतलब एकदम बीचों बीच, ठीक है ना, सीधा एकदम चमकता है। इस वजह से वहां पे तापमान बढ़ जाता है और वायु दाब न्यूनतम हो जाता है भाई। तो वो जैसलमेर है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न, हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके, हाड़ौती पठार की मिट्टी है, यानी हाड़ौती पठार जो है आपका, उसकी मिट्टी कैसी है, ठीक है ना, ये बतानी है आपको। तो कछारी है, लाल है, भूरी है, या मध्यम काली है? अब देखो पूरी काली भी नहीं है, पूरी क्या, पूरी काली नहीं है, लेकिन कैसी है, ये मध्यम काली है। ये आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हाड़ौती का पठार है, उसमें मिट्टी कैसी है, मध्यम काली है भाई मित्रों, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखना, इसके अतिरिक्त ये है ना, ये मिट्टी जैसे मतलब थोड़ी कणों में बनावट में घनी होती है और बारीक होती है थोड़ी सी, ये ध्यान में रखना भाई, ठीक है। और सबसे अच्छी उत्पादन वाली, सबसे अच्छी उत्पादक है ये, मतलब बहुत अच्छा धान होता है। और यहाँ लगभग लोग है ना कपास की और धान की खेती करते हैं। सबसे अच्छी उत्पादक मिट्टी मानी जाती है मध्यम जो काली होती है ना। ये जरूर, अभी ये हाड़ौती के पठार में इतने में स्थित नहीं है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने एक तो आ जाता है अपने, एक तो आता है जैसे कोटा, ठीक है, एक आ जाता है 12, ठीक है, और एक आता है झालावाड़। कौन सा? झालावाड़, ठीक है। साथ में देखो 2 2 3 3 4 4 5 5 पर्सन तैयार हो रहे हैं आपके। और एक आ जाता है बूंदी आपके पास ही, ठीक है, बूंदी। तो ए जका जिला है थे देख पा रहे हो, तो अंग माइन भी किसी के मध्यम काली मिट्टी पाई जावे, ठीक है। और धान के लिए तो बहुत ही चोखी मिट्टी है भैया, मतलब जिसो धान हुए जिसो हो जाए यहाँ, इतो बढ़िया धान वेट है, ठीक है। और अगलो प्रश्न है थारो, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी, एक आवा है कुब्बड़ पट्टी और एक होती है बांका पट्टी। तो कुब्बड़ पट्टी पूछ ले तो नागौर अजमेर दोनों करके आना है। क्या करके आना है? कुब्बड़ पट्टी। कुब्बड़ पट्टी की मैं बात बताऊं तो उसमें तो आ जाएगा नागौर, नागौर और अजमेर, अजमेर दोनों आ जाएंगे। अब यहाँ क्या पूछा है? बांका पट्टी पूछा है, तो नागौर आपका करेक्ट हो जाएगा, नागौर आपका सही है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना भैया, ठीक है। और बांका पट्टी है, ये बांका पट्टी भी बोल दो या अब ये बांका पट्टी बोलते क्यों है पता है क्या आपको? यहाँ पर क्या होता है ना कि बांका पट्टी जो ये मतलब नागौर और अजमेर जिले की है। पहले तो ये देख लो, नागौर तो इसका ऑप्शन सही है, बांका पट्टी कहाँ है? नागौर में है, ठीक है। तो नागौर अजमेर साथ में आ जाए ना तो भी यही सही करना है, नागौर अजमेर वाला ऑप्शन आपका सही हो जाने वाला है। देखो यहाँ पे क्या होता है, खारा पानी है, पानी कैसा है? खारा है। खारे पानी की वजह से फ्लोरोसिस, कौन सा रोग है? फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस से ग्रसित होते हैं यहाँ के जितने भी लोग हैं, वो इसकी चपेट में आ जाते हैं, ठीक है ना। जिससे उनकी जो कमर है ना वो झुक जाती है, पीछे कुब्बड़ सा निकल जाता है। इसी वजह से इस इलाके का पूरे का नाम ही क्या पड़ गया? बांका पट्टी या कुब्बड़ पट्टी कहा जाने लगा इसको, इसीलिए इसको कुब्बड़ पट्टी कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आपका, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो भैया पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 में पूछा गया ये प्रश्न। राणा प्रताप क्या लिखा है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है ना वो आपका चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? चंबल नदी,
ठीक है, चंबल नदी में स्थित है ये। और एक चीज बता दूं मैं आपको, सबसे अधिक क्षमता वाला ये बांध माना जाता है भाई, सबसे अधिक भराव वाला, यानी बहुत पानी होता है, बहुत पानी आता है इसमें, ठीक है ना, सबसे अधिक भराव, भराव की बात कर रहा हूं मैं, सबसे अधिक भराव क्षमता है ना, इसी राणा प्रताप सागर बांध की है। और कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के पास स्थित है ये, चंबल नदी के पास स्थित है, ठीक है, चंबल नदी पर ये स्थित है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इसको। और अगला प्रश्न आ जाता है आपके, किस नदी को वागड़, वागड़ कह दो, कंठल कह दो ना, वागड़ व कंठल की गंगा कहा जाता है। तो ये भी पुलिस कांस्टेबल 2013 की भर्ती में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, वागड़ और कंठल की गंगा किसको कहा जाता है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन क्या सही हो जाना है, माही सही हो जाना है। कौन सा सही हो जाना है, माही, माही नदी, कौन सा, माही नदी, ठीक है ना। और एक चीज का इसमें ध्यान रखना आप है कि एक नाम आता है ना, आपने सुना होगा सुजलाम, देखो मैं लिख के बता देता हूं आपको, सुजलाम, सुजलाम, सुफलाम, सुजलाम, सुफलाम, सुजलाम और सुफलाम, क्रांति, क्रांति का संबंध भी किससे है, इस माई नदी से ही है। यदि आपको ऐसा पूछ लेना कि सुजलाम सुफलाम क्रांति का मतलब जो है संबंध किससे है, तो वो भी माई नदी से ही है। और वागड़ और कांठल की गंगा भी किसे कहते हैं, माई नदी को ही कहा जाता है, ठीक है ना, ये याद रखना भैया, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न में हम, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है, तो कॉलेज लेक्चर 2016 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ये याद रखना। मैं क्या बता रहा हूँ, कॉलेज लेक्चर आ रहे 2016 में पूछा जा चुका है ये, ठीक है। और ये कौन सी नदी पर है, बनास पर स्थित है, बिसलपुर, बै से बिसलपुर, बै से बनास, ऐसे याद रख लो आप, ठीक है। तो बनास नदी, ये आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें कौन सा सही हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन, ठीक है, बनास। तो बनास नदी पर ये स्थित है भाई, ठीक है। और एक चीज और है कि सबसे बड़ी, है ना, सबसे बड़ी पेयजल योजना माना जाता है इसको, सबसे बड़ी पेयजल योजना के अंतर्गत आता है, परियोजना है ये, परियोजना कह दो, सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये, कौन है, बिसलपुर बांध, ठीक है, क्योंकि क्षमता बहुत ज्यादा है इसकी, ठीक है, सबसे बड़ी माना जाता है। और कहाँ पर, जिला कौन सा लग जाता है इसके, तो जिला लगता है आपके टोंक, टोंक जिला लगता है। तो 3 प्रश्न तैयार हो गए एक साथ ही, ठीक है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम बताइए। अब केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम बताना आपको, कौन सा है भाई, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात जो है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो वो है भैया मेनाल प्रपात, कौन सा प्रपात है, मेनाल प्रपात है, ये केवल राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, केवल राजस्थान में स्थित है, कौन सा, मेनाल प्रपात है। और एक चीज और मैं बता दूं, अब प्रपातों के साथ है, और ये कहाँ पड़ता है, और साथ में आपको ये भी पूछ लिया जाए कि कहाँ पड़ता है ये, तो ये पड़ता है आपके भीलवाड़ा प्लस चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में ये पड़ता है। और इसके अतिरिक्त और भी है, देखो एक आता है आपके भीलमत, एक तो आता है भीलमत जलप्रपात है, और एक आता है चूलिया जलप्रपात है, कौन सा आता है, चूलिया जलप्रपात है, ठीक है। और एक आता है मेनाल, ठीक है, मेनाल जो कि मैं बता ही चुका हूं। तो केवल राजस्थान में जलप्रपात कौन सा स्थित है, मेनाल प्रपात स्थित है, और एक भीलवाड़ा है, और दूसरा चूलिया। अब देखो चूलिया जलप्रपात तो ऐसे भी याद कर सकते हो आप, च से चूलिया, च से चंबल, और च से क्या होता है, चित्तौड़ होता है भाई। तो चूलिया, चंबल और चित्तौड़, ये सारे के सारे तीनों नाम एक साथ करा दिए, तो चित्तौड़गढ़ जिला हो गया आपके, चंबल नदी हो गई, और चूलिया जलप्रपात हो गया, ठीक है। तो च से चूलिया, च से चंबल और च से चित्तौड़गढ़, ये सब एक साथ याद हो गए। और भीलमत जलप्रपात है वो मांगला नदी बूंदी में स्थित है, ये याद रखना, ठीक है ना, मांगला नदी बूंदी में स्थित है, याद रखना भाई। और मेनाल जलप्रपात कहाँ है, भीलवाड़ा में स्थित है, कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़, दोनों का नाम आता है साथ में। तो आपका मेनाल है, केवल राजस्थान में स्थित जलप्रपात का नाम क्या है, मेनाल है जलप्रपात है भाई, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका प्रश्न है, राजस्थान में किस जिले में प्लाया झील है, प्लाया झील, प्लाया पूछा है आपसे, ठीक है, कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें आपके प्लाया झील है। तो प्लाया झील कहाँ पर है, प्लाया झील जैसलमेर में है भैया, कहाँ पर है, और देखो कहाँ, सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया ये प्रश्न, बोलो, 2011 में ये आ चुका है सेकंड ग्रेड में, ठीक है ना। पलाया झील कहाँ पर है, जैसलमेर में है। अच्छा एक चीज और, देखो एक तो छोटे गड्ढे होते हैं, पता होगा आपको, छोटे गड्ढे, छोटे गड्ढे वाली जो झील होती है उसको तो बोलते हैं रन या टाट, रन या टाट बोलते हैं किसको, छोटे गड्ढों वाली झील को। और जो बड़े गड्ढों वाली होती है, यानी जिसको अभी आपने पढ़ा है बड़े गड्ढों वाली, उसको हम बोलते हैं प्लाया, क्या बोलते हैं,
पलाया बोलते हैं। तो ये बड़े गड्ढों वाली झील होती है और ये छोटे गड्ढों वाली झील होती है, ठीक है ना। छोटे गड्ढे जिसमें होते हैं उसको तरन या टाट कहते हैं और बड़े वालों को क्या कहते हैं, पलाया कहते हैं, ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान की पवित्र झील कौन सी है? वो तो कोई भी जवाब दे देसी, राह चल तो टाबर, छोटो सो टाबर भी बता देसी। तो कौन सी झील सबसे, ये पुष्कर, ठीक है ना। सबसे पवित्र झील मानी जाती है भाई ये पुष्कर जो है ना, सबसे पवित्र झील है ये आपकी, ठीक है ना। क्योंकि पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा खोदी गई थी, यानी पुष्करना ब्राह्मणों ने इसको बनवाया था, ठीक है। और यहाँ पर साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हिंदुओं का 5वां तीर्थराज माना जाता है इसको, तीर्थों का मामा भी कहते हैं। इस पुष्कर को क्या कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं तीर्थों का मामा। तो आपको पूछ ले तीर्थों का मामा कौन है, तो तीर्थों का मामा पुष्कर है भाई, ठीक है। तीर्थों का इसे मामा कहा जाता है और सबसे पवित्र माना जाता है, ठीक है ना। और एक और है, जैसे भारत की दूसरी एक और है ना, कालो-डेरा झील, लोन लेनार जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। भारत की बात दूसरी है वो काला डेरा बोला बिना पा, ठीक है ना। भारत की दूसरी झील कौन सी है? काला डेरा, याद रख लेना, मैं लिख तो नहीं रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। वो यहाँ ये है। और सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, इस पुष्कर झील को ही माना जाता है सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये, मीठे पानी की झील और है, और सबसे पवित्र भी इसी को माना जाता है। और इसे तीर्थों का मामा कहते हैं, क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा कहते हैं भाई। और किसके द्वारा खोदा गया था? तो पुष्कर से, पू से पुष्कर, पू से ही पुष्करना ब्राह्मण, पुष्करना ब्राह्मण होते थे, उन्होंने इस झील को खोदा था भाई, ठीक है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से पल्ले पड़ रहा है सब कुछ। अगला प्रश्न है आपका, गेप सागर झील है, ये सेकंड ग्रेड मैथ्स 2011 में पूछा गया है, मतलब सेकंड ग्रेड मैथ्स से जो भर्ती हुई थी 2011 में, उसमें पूछा गया है। गेप सागर, गेप कई जगह गेप भी लिखा हुआ आता है। तो गेप सागर जो झील है वो कहाँ स्थित है? वो है आपके डूंगरपुर में। इसका आप 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपके, डूंगरपुर झील है ना, उसमें ये स्थित है। और आपको पूछ ले किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये गोपीनाथ के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी ये गोपीनाथ के द्वारा बनाई गई थी, महारावल गोपीनाथ, नाम सुना होगा। महारावल गोपीनाथ के द्वारा इस डूंगरपुर में इस गेप सागर झील को बनवाया गया था, ये याद रखना। और इसमें ना एक मंदिर भी है, किसका? गोवर्धन नाथ का। गोवर्धन गोवर्धन नाथ का इसमें मंदिर भी बनाया हुआ है। और जिसके आंगन में, यदि प्रांगण की बात करें ना, तो प्रांगण में 52 छोटे छोटे मंदिर और बने हुए हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना। गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर भी यहाँ पर बनवाया हुआ है। किसने बनाया था? गोपीनाथ ने बनवाया था। और इसमें 52 जो है ना छोटे छोटे मंदिर आंगन में बनवाए और हैं, जो मतलब ध्यान आकर्षित करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पर देखने के लिए आते हैं बहुत बार, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपके, भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पन्न होता है? तो सांभर झील जो खारे पानी की झील, जैसा कि आपको पता है, तो इसमें जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सांभर साल्ट्स लिमिटेड एक कंपनी है, वो उसका भी नाम आता है सांभर झील के आधार पर ही उसका पड़ा हुआ है। तो भारत के कुल नमक उत्पादन का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? तो होता है 8.7%। कितना होता है? 8.7% होता है भाई, ये याद रख लेना आप, ठीक है ना। तो मतलब ये जो आपके सांबर साल्ट्स लिमिटेड जो कंपनी है ना, हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान साल्ट्स कंपनी, उसमें भी इसका नाम आता है। और इसकी अलग से सांबर झील के नाम पर ही इसकी अलग से सांबर साल्ट्स लिमिटेड एक कंपनी बनी हुई और है, जो देश की सर्वाधिक नमक उत्पादन वाली झील है। नमक उत्पादन वाली झील भी इसी को माना जाता है सर्वाधिक है। और कितना प्रतिशत है? 8.7% जो है ये नमक उत्पादन करती है भाई, ठीक है। तो मित्रों कैसी लगी आपको क्लास? आशा करता हूँ आपको बहुत ही क्लास अच्छी लगी होगी। तो अच्छे-अच्छे प्रश्न मैंने आपको अच्छे से करवाए हैं, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में और पूछे भी गए हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको क्लास कैसी लगी मित्रों। धन्यवाद।